हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम ग्रेविटेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फिजिक्स साइंस में इंपॉर्टेंस रखती है। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडलस। देखो, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की पहले बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो ये न्यूटन ने दिया था और इसमें क्या बोला था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बोला था कि मान लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स में मान लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो, मान लो ये मार्कर है मेरा और ये मैं हूं, मेरे और मार्कर के बीच में भी हम दोनों भी क्या एक ऑब्जेक्ट है। तो इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में एक फोर्स होता है, उनके बीच में एक फोर्स होता ही होता है। आप है, आपके सामने अगर वॉल होगी तो उसके सामने भी, और कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके सामने भी, आपके और कोई भी चीज जो है जो आपके पास, उनके बीच में भी एक फोर्स रहता है। अगर फोर्स रहता है तो हम उससे खिंच क्यों नहीं जाते हैं या हम उसको खींच क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हमारा मास, जो ऑब्जेक्ट का मास और हमारा मास है वो कम है, मास पर फोर्स डिपेंड करेगा। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में फोर्स जरूर होगा, और जो फोर्स होगा इनके बीच का वो किस पर डिपेंड करेगा। देखो, इस ऑब्जेक्ट का मास मान लो मैंने m1 ले लिया और इस ऑब्जेक्ट का मास मैंने m2 ले लिया, m1 और m2, और इनके बीच का मैंने डिस्टेंस ले लिया d, इनके बीच का डिस्टेंस ले लिया d। अगर मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और इसका d है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? पहली चीज तो दोनों के मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, दोनों के मास के प्रोडक्ट पे। इसका मतलब अगर हम एक ऑब्जेक्ट का भी मास बढ़ाते हैं, एक ऑब्जेक्ट का भी मास बढ़ाते हैं तो उसके बीच में जो फोर्स होगा वो भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, उनके बीच में जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किस पे डिपेंड कर रहा है? दोनों के मास पे। अब जैसे मेरे और अर्थ के बीच में जो फोर्स है, क्योंकि अर्थ का मास जो बहुत ज्यादा है और मेरा मास जो है अर्थ के मुकाबले बहुत कम है, इसीलिए हमारे, क्योंकि अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा है, तो मास ज्यादा है, इसका मतलब हमारे बीच में फोर्स भी क्या है? ज्यादा है। इसीलिए अर्थ जो है हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है, इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब तो इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगी। पहली चीज तो दोनों के मास के प्रोडक्ट पे, मतलब एक का भी मास हम बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगी, दोनों के मास के प्रोडक्ट पे। मतलब एक का भी मास मैं इधर बढ़ाऊंगा तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, एक मास भी बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज देखो, अब जो फोर्स है वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, फोर्स जो है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर मैं दो ऑब्जेक्ट है उसके बीच के डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स क्या होगा? कम होगा। दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। क्लियर? तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो फोर्स जो है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस को 2 यूनिट बढ़ाता हूं तो फोर्स 4 यूनिट कम हो जाएगा, उसका स्क्वायर कम होगा। अगर मैं डिस्टेंस को 3 यूनिट बढ़ाता हूं तो उसका फोर्स जो है वो 9 यूनिट कम हो जाएगा। एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम होगा। ठीक है, तो यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग कि कोई भी इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच का जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब देखो यहां पर ना प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे,
जब भी किसी क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल का साइन हो और उसको हटा के हम इक्वल टू लगाएंगे तो वहां पर ना एक कांस्टेंट वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, वहां पर आपको एक कांस्टेंट वैल्यू लिखनी पड़ेगी। यहां पर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हम लिखेंगे g। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब यहां ये जो g है ये कांस्टेंट है, क्योंकि इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर? तो अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तो अगर इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती इसका मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है। 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, ये इसकी वैल्यू है। क्लियर है? जो हमारा फॉर्मूला आया है वो आया F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब यहां से जो g था वो क्या था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 m2 दोनों ऑब्जेक्ट की मास है, d मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और g की वैल्यू आपकी फिक्स रहेगी 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, ये इसकी यूनिट है। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ग्रेविटेशन के स्टार्टिंग फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी ग्रेविटेशन का चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपके चैप्टर की स्टार्टिंग इसी फॉर्मूले से होती है, और इसी को आपको आगे इसी से आपको क्वेश्चन करते रहने हैं। तो आई होप सभी को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ आया होगा। अगर यहाँ इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। कोशिश करेंगे कि उसको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से बता सके। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।